जैसे कि हमने पहले बात की थी कि ये जो ऑर्गेनल की हमारा चल रहा है, इसमें हम पहले शुरू में एक केस किया करेंगे। तो आज वहीं से शुरू करेंगे। दो केसेस हैं। एक केस है अभी किसी को एक्यूट फीवर एंड डायरिया डाइसेंट्री ऐसा हुआ था, और एक केस है कैंसर ऑफ टंग का। कुछ साल पहले की बात है, एक केस कैंसर ऑफ टंग का है। दोनों पेशेंट एक ही मेडिसिन से ठीक हुए थे। दोनों पेशेंट में उस मेडिसिन को देने के लिए एक करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स थे, कुछ करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स थे। उस सिम्टम को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला केस है मैं आपको बता रहा हूं। आप जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उस केस में पॉइंट, मैं आपको केस डिस्क्राइब करूंगा। आपको जो भी उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे उस चीज को। तो एक बुजुर्ग थे, मेल, अराउंड 67-68 ईयर्स ऑफ एज। अगर ये हमने केस पहले डिस्कस किया हुआ हो तो मुझे बता देना इन बिटवीन, ठीक है? क्योंकि मैंने एक दो जगह किया हो तो मुझे आज थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि मैंने ये किया हुआ है कि नहीं किया। कृष्णा से वैसे मैंने कंफर्म कर लिया था कि हमने नहीं किया, बट स्टिल। तो एक आप में से कुछ ने सुना होगा जो क्लिनिक में थे अभी रिसेंटली, तो वो नहीं, ठीक है? बाकी के जो है, तो वो बुजुर्ग थे, 67-68 ईयर्स ऑफ एज। कैंसर था टंग का, राइट साइड में, यहाँ जीभ के नीचे। बर्निंग होती थी जीभ पे, मुंह में, पूरे में। खाया पिया नहीं जाता था बर्निंग की वजह से। बहुत थोड़ा खाते थे, हजम भी नहीं होता था। टेंडेंसी फॉर डायरिया थी। थोड़ा बहुत अगर हैवी खा लेते थे तो लूज मोशन लग जाते थे। थर्स्टी थे, चिल्ली थे। जब भी वो क्लिनिक में आते थे, आने के बाद ना वो बाहर में, कैबिन के बाहर जो पेशेंट्स के बैठने की जगह है, सीट है, उसके ऊपर लेट जाते थे आके, पूरी सीट पे। क्योंकि उनको वीकनेस बहुत महसूस होती थी। बोलते थे बहुत थकावट है, मेरे से बैठा नहीं जाता। तो फिर जब उनका नंबर आता था, वो अंदर आ जाते थे कैबिन के। अंदर भी आके उन्हें ऐसे ऐसे करते रहना। वीकनेस बहुत थी। उनके साथ उनकी बेटी आती थी, जो उन्हीं के साथ रहती थी। मैरिड थी वो, डाइवोर्सी थी बेटी, उन्हीं के साथ रहती थी। और वो भी यही कंप्लेन करती थी कि लेटे रहते हैं सारा दिन। वीकनेस बहुत, कहते हैं कि वीकनेस है, वीकनेस बहुत फील होती है। तो मैंने पूछा कि वीकनेस कब फील होती है ज़्यादा। तो पेशेंट ने बताया कि ये सारा दिन ऐसे ही रहता है, खाया पिया भी ढंग से नहीं जाता, उठना बैठना बड़ा मुश्किल है। बर्निंग है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये जो कमजोरी है ये बड़ी तंग करती है। तो मैंने उनको पूछा भी आप रोज की जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो कैसे हैं, सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? तो बेटी ने बोला कि सुबह तो ये 4 बजे उठ जाते हैं। सुबह 4 बजे उठ के पूरे घर का राउंड देते हैं। ओके, वो बोल रही है हमारे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर ऐसे घर है पूरा। तो वो ऊपर तक जाते हैं पूरे सेकंड फ्लोर तक, सुबह 4 बजे उठ के सारे पूरे घर का राउंड लगाते हैं। फिर आ जाते हैं, आके बैठ जाते हैं और फिर लेट जाते हैं। फिर अगर कुछ उनको लगता है जरूरी है तो उठ के कर लेते हैं, अदरवाइज वो जनरली लेटे रहते हैं। तो मैंने पूछा भी आप आए कैसे हो? बोल रहा कि पैदल ही आया हूँ, यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है मेरा आने का, तो मैं पैदल ही आया हूँ। अभी सेकंड केस,
एक तो ये हो गया। अभी सेकंड केस, जनरल डिस्पो सॉरी पहले वाले की जनरल डिस्पोजिशन वाज इरिटेबल थे, एंग्री थे। बेटी बोलती है कि सारा दिन किसी ना किसी बात पे डांटते ही रहते हैं मुझे। बेटी भी अराउंड 40 के करीब थी और लेकिन सारा दिन किसी ना किसी बात पे इन्होंने मुझे डांटते ही रहना, इन्होंने मेरे कुछ ना कुछ बोलते ही रहना है। अब मैं आ जाता हूँ सेकंड केस पे। अभी रिसेंटली मुझे फोन आया किसी का कि कुछ किसी के साथ घर पे कोई बात हुई, थोड़ा बहुत कोई झगड़ा हुआ, किसी बात के ऊपर इरिटेशन हुई, एंगर आया, उसके बाद पेट दर्द और नहीं सॉरी नॉट पेट दर्द लेकिन लूज मोशंस शुरू हो गए। एक मिनट। ठीक है ना, डायरिया था, बहुत प्रोफ्यूज डायरिया, कोई ज्यादा खास ऑर्डर नहीं थी, कोई स्मेल नहीं थी ज्यादा कुछ, कोई पेन नहीं था एब्डोमेन में। इनिशियली देयर वाज नो थर्स्ट जब शुरू हुई सब कुछ। जब सेकंड डे हुआ तब जाके थर्स्ट शुरू हुई, और फिर थर्स्ट भी काफी ज्यादा थी फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर। दूसरे दिन लूज मोशन शुरू होने के दूसरे दिन, ठीक है ना, फीवर स्टार्ट हुआ और वॉमिटिंग हुई। वॉमिटिंग एक दो बार ही हुई लेकिन वो बंद हो गई। लेकिन लूज मोशन वो बोल रहे थे कि दिन में 60 से 70 लूज मोशन आ रहे हैं और बहुत प्रोफ्यूज आ रहे हैं, और उसकी वजह से बहुत वीकनेस महसूस हो रही है। मैं उनके साथ फोन पे बात कर रहा था। तो एक वीकनेस के बाद एक इंसान की आवाज होती है, ठीक है, 70-80 लूज मोशन आए किसी को, तो उस वीकनेस के बाद इंसान की एक आवाज में भी वीकनेस आती है। जब मैंने उनसे फोन पे बात की तो आवाज जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ आपके साथ बात कर रहा हूँ ऐसे ही टोन में आवाज थी, ऐसी ही स्ट्रेंथ में आवाज थी। ठीक है, क्वाइट स्ट्रॉन्ग वॉइस, टोन ऑफ वॉइस वाज स्ट्रॉन्ग, और उसमें कोई वीकनेस अपीयर नहीं कर रही थी। तो मैंने दोबारा रिकन्फर्म किया भी लूज मोशन हुए हैं सच्ची इतनी बार? बोले हाँ जी बहुत ज्यादा हो रही लूज मोशन। तो और 2-3 दिन 4 दिन से वो जो है वो जहाँ पे रह रहे थे अकेले ही रह रहे थे वहां पे, कुकिंग भी कर रहे थे खुद। एक दो फ्लोर ऊपर जाना होता था कोई पानी वगैरह लेने के लिए, या कोई जैसे मोटर बंद करनी है नीचे जाके वो भी करके आ रहे थे। आते थे आके लेट जाते थे, जी बहुत वीकनेस हो रही है। ठीक है ना, खाना भी बना लेते थे। तो 2-3 दिन ऐसे चलता रहा उनका, एंड देन आफ्टर अ पर्टिकुलर मेडिसिन द होल थिंग इट बेसिकली गॉट बेटर। ठीक, वी विल कम टू द मेडिसिन पार्ट लेटर ऑन। इन दोनों केसेस में कॉमन चीज क्या है और करेक्टरिस्टिक क्या है? दोनों केसेस में करेक्टरिस्टिक चीज क्या है? सब वीकनेस फील होते हुए भी सारे काम कर रहे हैं। हम्म, तो फिर उसको कैसे लेना है, वीकनेस है कि नहीं है? डिजायर फॉर वर्क ले सकते हैं, मतलब डिजायर फॉर वर्क है जी, मेरे काम करने की इच्छा हो रही है, ये सिर्फ उतना ही काम कर रहे हैं जितनी जरूरत है, या उतना ही काम कर रहे हैं जितनी की जरूरत है। एक्टिविटी डिजायर फॉर इज कि बच्चा है वो लेट नहीं पाता, उसका मन तो उठ के कुछ ना कुछ करूं, उठ के कुछ ना कुछ करूं, ये कर लूं वो कर लूं। या कोई लेडी है वो बोलती मैं ये काम कर लूं, मैं अपना गार्डनिंग का काम कर लूं, मैं कपड़ों को तय लगा लूं उठ के। देर इज बेसिकली डिजायर फॉर एक्टिविटी, जिसको हम एक्टिविटी इंक्रीज भी बोल देते हैं क्यूट्स में। लेकिन यहाँ पे वो उतना ही काम कर रहा है, कंप्लेनिंग ऑफ वीकनेस जितने की उसको जरूरत है, लेकिन वो कर लेता है। हम्म, कुछ और? जो भी, जैसे भी दिमाग की प्रोसेसिंग चल रही है, जैसे भी समझ में आ रही है प्रोसेस।
सर सेल्फ डिपेंडेंट नेचर ज्यादा है। सेल्फ डिपेंडेंट ठीक है, लेकिन जो पहले वाला केस है वो तो हमेशा ही अपनी बेटी के साथ कहता था, और उसको बेटी चाहिए भी होती थी हमेशा घर में, उसके साथ लड़ता भी था, झगड़ता भी था, लेकिन उसको चाहिए भी होती थी वो। पहले तो वीकनेस के बारे में हमने देखना है। एक आदमी जो बोलता है, जो आके कैबिन के बाहर लेट जाता है, मेरे से बैठा नहीं जाता, मेरे से खड़ा नहीं होया जाता, वो रोज सुबह उठ के 2 फ्लोर चढ़ कैसे लेता है? उनकी बेटी बोलती है कि जी 2 फ्लोर चढ़ते हैं, देखते हैं सारे कमरों में कौन सा कोई स्विच ऑन रह गया, कहाँ पे कोई गड़बड़ हुई है, मैंने कहीं पे चादर बिछाई है कि नहीं, बेटी ने मतलब, वो सब नोट करते हैं। फिर उसको 6 बजे उठा लेते हैं कि तूने रात को ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, सोने से पहले वो ऊपर का लाइट ऑन रह गई, वहां पे तूने चादर नहीं बिछाई, वहां पे ये नहीं किया, बोलो सुबह सुबह झगड़ा शुरू कर देते हैं ऐसा। हेलो सर, हाँ जी। क्रिटिकल इवैल्यूएशन होगी। फर्स्ट हाँ केस ठीक है, में ये तो एक उनके डिस्पोजिशन का पार्ट है, क्रिटिकल पर्सन ही इज, ठीक है। अच्छा, कोई संदीप बोल रहे हैं फील लाइक आर्स। आर्स की वीकनेस बड़ी जबरदस्त होती है, हम उसको जनरली पैरेटिक वीकनेस कहते हैं। वीकनेस होती है उसमें, और वो उठ नहीं सकता ऐसे, वो मेंटली तो एक्सियस रहेगा, लेकिन फिजिकली ऐसे उठ के चीजें करने लग जाए, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा आर्सेनिक में। हाँ जी, कोई बोल रहा था कुछ, प्लीज। हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर सर जी सर फर्स्ट केस में सर काली कार्ड में ऐसा होता है कि उससे कंपनी की भी बहुत डिजायर होती है, और जिसकी कंपनी चाहिए होती है उनसे वो आउटरेजियसली बिहेव भी करता है। और वो जो मॉर्निंग में 4 बजे उठ के पूरे घर का चक्कर लगा रहा है, अपनी लाइक सारे काम को देख रहा है कि बेटी ने चद्दर ठीक से लगाई है नहीं लगाई है, तो सर वो लाइक काली कार्ड को एक रूटीन अपना पूरा प्रॉपर फॉलो करना होता है, तो दैट मे बी पॉसिबल, इस वजह से वो करता हो इतनी वीकनेस होने के बावजूद भी। हाँ, अब मैं यहीं पे आपको एक सवाल पूछूंगा, दोनों केसेस में व्हाट इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग थिंग, सब चीजों में से सबसे स्ट्राइकिंग क्या लग रहा है आपको? सर फर्स्ट फर्स्ट केस में तो यही स्ट्राइकिंग है कि वो अपनी बेटी पर डिपेंडेंट है, उसको अपनी बेटी की कंपनी चाहिए, बट फिर भी वो उससे अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, लाइक वो उसके साथ में अग्रेसिव है, गुस्सा करता है, गलतियां निकालता है, फॉल्ट फाइंडिंग है। और सेकंड केस में स्ट्राइकिंग ये है कि इतना ज़्यादा लूज मोशन होने के बाद में सर मुंह से मतलब चूं की आवाज निकलना भी मुश्किल लगता है, तो और वो इतना नॉर्मल वॉइस में नॉर्मल टोन में आपसे बात कर रहा है, तो इतना फिजिकली उसको वीक होना चाहिए, बट वो आपसे कैसे बात कर रहा है, मीन्स इट्स रियली स्ट्राइकिंग। हम्म, ठीक है ना। अब सेकंड केस में ये भी था, उसको कंपनी नहीं चाहिए थी, वो बोल रहे थे कि मेरे को अकेला ही रहना है, मेरे को किसी का वो नहीं चाहिए इंटरफियरेंस मेरे इसमें, जी ठीक है। दोनों केसेस में स्ट्राइकिंग इज द वीकनेस। एक इंसान हु इज बेसिकली सो वीक, वो ऐसे कैसे उठ के कर सकता है, ऐसे उसकी आवाज में नॉर्मलसी कैसे हो सकती है? मोस्टली सबने लूज मोशन को एक्सपीरियंस किया ही होगा जीवन में कभी ना कभी, किसी ने ज्यादा किसी ने कम, या मोस्टली ऐसे लोग देखे होंगे जिनको लूज मोशन लगते हैं, तो उनकी भी हमने देखा है चलने में, बोलने में। जनरली जिनको इतने लूज मोशन लगे हों, उनका बोलने को मन ही नहीं करता, बिकॉज ऑफ द वीकनेस, जनरल कॉमन जो देखने को मिलता है। ठीक है, कोई एंजाइटी में अपने सिम्टम्स को बता रहा है, अलग बात है, लेकिन द टोन, द स्ट्रेंथ ऑफ वॉइस बिकम्स वेरी वीक। सेकंड जो फर्स्ट पेशेंट था, फर्स्ट पेशेंट कैंसर वाला, उसको कैंसर है, खाना पीना प्रॉपर नहीं है, थोड़ा सा कुछ खाता है दिन में, पिछले 1 डेढ़ साल से ऐसे ही चल रहा है। वो बोलता है मेरे से चला नहीं जाता, मेरे से बैठा नहीं जाता, मैं चाहता हूँ सारा दिन लेटा रहूं, लेकिन वो फिर भी राउंड लगा लेता है, वो फिर भी क्लिनिक में पैदल चल के आ जाता है।
वीकनेस है आपको, आपने कहीं जाना है, चाहे 100 मीटर दूर ही जाना हो, जाना भी जरूरी है, तो आप वॉक करके जाना प्रेफर करोगे कि कोई गाड़ी में, रिक्शा में कोई छोड़ के आ जाए आपको, वो प्रेफर करोगे? और ये नहीं कि उनके पास नहीं था, बेटी के पास था, 2 व्हीलर था बेटी के पास, वो बैंक में जॉब करती थी, रोज जाती थी उसके ऊपर, तो सर बोलती थी नक्स कि हाँ जी। सर नक्स भूमिका। क्यों नक्स भूमिका, क्यों? सर मतलब अपने काम को मतलब शुरू से इंडस्ट्रियस रहा होगा, फिर मतलब वैसे ही कर रहा है, सब कुछ वैसे ही अरेंज करना चाह रहा है अपने घर में, और अपनी बेटी के साथ भी चाह रहा है। आपको कैसे पता वो इंडस्ट्री से रहा होगा? सर पहली चीज जो हम बार बार बात बोलते हैं कि स्पेकुलेट नहीं करना भी पेशेंट कैसा रहा होगा, ठीक है ना? जी हमारे पास कोई जी। इंफॉर्मेशन नहीं है उनकी इस चीज की। ही वॉज अ बेसिकली एक ये शॉपकीपर थे, उनकी एक दुकान थी जिसमें कोई कंफ्लिक्ट हुआ, वो एक चलो बात की स्टोरी है, लंबी स्टोरी है, किसी दिन केस पूरा डिस्कस करेंगे तो उसको करेंगे। वैसे यहाँ पे मैं जो एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बोलना चाहता हूँ, जो दोनों रेमेडीज में इट हेल्प्ड टू रीच द रेमेडी, इज दिस वीकनेस पार्ट। ये जो वीकनेस का पार्ट है, ठीक है? सर हाँ, स्ट्रॉन्ग विल है पेशेंट की, मतलब वीकनेस होने के बाद भी वो काम कर ले रहे हैं, तो उनकी विल स्ट्रॉन्ग है इसलिए। देखिए बात वही है कि यहाँ पे विल की बात नहीं है, द क्वेश्चन इज नॉट ऑफ विल, विल की बात नहीं है यहाँ पे। बात है कि वीकनेस एक करेक्ट जनरल है, हमारा कॉमन जनरल है। जनरली क्यों जनरल है या कॉमन क्यों है? क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी किसी की तरह की फिजिकल या क्रॉनिक या एक्यूट डिजीज आती है, तो वीकनेस इज पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस। वीकनेस आती किसी को ज्यादा, किसी को कम, तो एक कॉमन जनरल है। लेकिन हमने पहले भी बात की है कि अगर कोई कॉमन जनरल की कोई पर्टिकुलर या करेक्टरिस्टिक मिल जाए, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वही एक आपका बहुत ही पिकुलियर सिम्टम बन जाता है। ये दोनों पेशेंट्स ठीक हुए थे, पहले मैं मेडिसिन का बताता हूँ फिर उसको डिस्कस करेंगे। ये दोनों पेशेंट ठीक हुए थे चिनिनम आर्स के साथ, चाइना आर्स के साथ। Yes, there were other symptoms also which pointed towards this, that like in the case of diarrhea, profuseness थी, thirst for large quantities of water थी, ये symptoms थे। चिल्ली थे, पहले वाला पेशेंट भी चिल्ली था, थर्स्टी था, ट्यूमर वाला। क्रिटिकल था, जैसे किसी ने लिखा था कि आर्स हो सकते हैं, क्रिटिकल था वो, सेंसोरियस था। बट द मेन थिंग इज दिस वीकनेस। वीकनेस में क्या करेक्टरिस्टिक है? पहली चीज तो आपको ये समझना कि जब पेशेंट वीक है, इतना वीक है, वो उठ नहीं सकता, वो चल नहीं सकता। इफ द वीकनेस इज ऑर्गेनिक, वो चल नहीं सकता, वो उठ के अपना काम नहीं कर सकता। ये बात विल की नहीं है, ये बात है हमारे ऑर्गेनिक बॉडी की, कि इतने लूज मोशन लगे हुए हैं। मेरा मन भी बोल रहा है कि मैं इतना वीक हो गया हूं क्योंकि मेरे को इतने लूज मोशन लगे हुए हैं। मेरा मन बोल रहा है कि मैं खा पी नहीं रहा हूं इतने दिनों से, 1 साल से, 1.5 साल से, ट्यूमर के केस में, तो मैं वीक हो चुका हूं। लेकिन जब कोई ऐसी चीज आती है करने के लिए, तो मैं कर भी रहा हूं। ये कैसे? चाइना आर्स हैज अ स्टेज, ऑल्दो द पैथोलॉजी दिखाती होती है कि इसमें वीकनेस होगी, और हमें दिखती भी है या दिखनी चाहिए भी कि वीकनेस होनी चाहिए ऐसे केसेस में। चाइना आर्स के केस में वीकनेस आती नहीं है इतनी जल्दी, बट एक फीलिंग रहती है, एक परसेप्शन रहती है वीक होने की। हमारा एक रूब्रिक है,
delusion cannot endure such utter prostration. यहाँ पे हमारी दो रेमेडीज हैं, चाइना आर्स एंड यूपेटोरियम परपोलेटम। एक फीलिंग होती है, एक परसेप्शन बन जाती है माइंड की कि मैं बहुत प्रोस्ट्रेटेड हूं, मैं बहुत वीक हूं और मेरे से कुछ होगा नहीं, मेरे से कुछ हो नहीं सकता, मेरे को कुछ हो ना जाए इस वीकनेस की वजह से। बड़ी बार पेशेंट आते हैं ऐसी वीकनेस के साथ, एक कंप्लेन के डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कि सारा शरीर एकदम से खड़ा हो जाए, खड़ जाएगा। ठीक है, उनको पैथोलॉजी भी होती है, वैसे ये नहीं है, लेकिन व्हेन यू लुक एट द अदर साइड, मैं मानता हूं कि इसको वीकनेस है, होनी भी चाहिए, लेकिन ये उठ के इतना कुछ कर कैसे लेता है? इज ही रियली इनटू अ स्टेट ऑफ वीकनेस? है यहाँ पे वीकनेस कि नहीं है? सो चाइना आर्स में बड़ा करेक्टरिस्टिक चीज बन जाती है व्हेन यू आर प्रिस्क्राइबिंग चाइना आर्स। ठीक है ना, कि जिन केसेस में वीकनेस होनी चाहिए पेशेंट में वो चीज दिखती नहीं है। वैसे ऑल्दो पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ वीकनेस, पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मेरे को वीकनेस है, लेकिन देखने में नहीं मिलती, उसकी बातों में नहीं मिलती, उसकी बाकी जो अंदाज है, एक रूटीन है, उसमें नहीं मिलती है। And in both these cases, China Ars worked very well in curing of the patient. हाँ, अगेन बाकी के सिम्टम भी थे, लेकिन मैंने इस सिम्टम को क्यों ज्यादा तरजीह दी है या क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है आज के इस डिस्कशन में, क्योंकि पीछे और भी एक दो केसेस देखे चाइना आर्स के, जहां पे चाइना आर्स वाज प्रिस्क्राइब्ड सक्सेसफुली एंड दिस सिम्टम वाज ऑलवेज देयर प्रेजेंट। ये हमेशा वहां पे था, हमेशा वहां पे होता था। और ये लोग जो वीकनेस की पिक्चर डिस्क्राइब करते हैं, जैसे ये लोग गिरते हैं, जैसे ये लोग गिरते मतलब लेटते हैं आके, वो दिखाता है आपको कि पेशेंट बहुत वीक है। फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन दिखाती है कि पेशेंट वीक है, इसने वेट लूज किया है, इसमें मसल मास वीक हो रहा है, ये इमेसिएट हो रहा है पेशेंट, वो दिखता है सामने। लेकिन फिर आपको सुनने को ऐसी बात मिल जाती है कि जी 2-2 मंजिल चढ़ जाते हैं, तो कोई आया उस दिन सारा दिन बैठे ही नहीं, उनके साथ ही घूमते फिरते रहे। So this is basically a mental perception more as compared to the physical sensation. एक फिजिकल सेंसेशन की जगह एक मोर मेंटल परसेप्शन है वीकनेस की। और ये क्यों इसका करेक्टरिस्टिक होता है? क्योंकि और किसी मेडिसिन में ऐसी चीज देखी नहीं जाती। हमने अभी यहाँ पे नहीं किया वैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स, तो जब वैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स करेंगे, किसी दिन करते हैं वैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स, उसमें एक पॉइंट आता है वैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स में कि वो सिम्टम जो प्रूविंग में रियरली देखा गया है। वैसे इसके ऊपर हमने बात की थी जब मैंने आपको एक इसका ट्यूक्रियम का केस हमने डिस्कस किया था, तब हमने बात की थी इसके ऊपर। प्रूविंग्स में, क्योंकि अभी प्रूविंग्स का हमारा चल भी रहा है, तो प्रूविंग्स में जब सिम्टम्स मिलते हैं तो उनमें एक रेयर सिम्टम मिलता है जो सिर्फ एक ही मेडिसिन में मिला या एक या दो मेडिसिन में ही मिला और कभी किसी मेडिसिन में मिला ही नहीं वो सिम्टम। So that symptom and that medicine become very important while prescribing जब ऐसा सिम्टम हमें पेशेंट में देखने को मिलता है, क्योंकि वो सिम्टम कोई और मेडिसिन प्रोड्यूस ही नहीं करती। तो जब प्रोड्यूस ही नहीं करती तो किसी को क्योर करने की कैपेबिलिटी भी उसमें नहीं है। वो सिम्टम मेडिसिन की इंडिविजुअलिटी को भी दिखाता है और पेशेंट की डिजीज की इंडिविजुअलिटी को भी दिखाता है। एंड देयरफॉर इट बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको डॉक्टर हैनेमन ने क्वीर सिम्टम बोला। पीक्यूआरएस में जो क्वीर है, क्वीर का मतलब ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। वीकनेस हम देखते हैं, रोज पेशेंट बताते हैं, वीकनेस को बयान करते हैं अपनी को,
लेकिन ऐसी वीकनेस का करेक्टर वो नहीं हमें कभी देखने को मिला। ठीक है, तो वेन एवर यू सी सच थिंग, अभी इसको लेकिन कंफ्यूज नहीं कर देना, इसको जनरल नहीं कर देनी चीज को, ये बड़ी पर्टिकुलर चीज है। जब मिले ओनली व्हेन यू सी दिस काइंड ऑफ थिंग, उसी टाइम हमें इसको प्रिस्क्राइब करना है। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक का पार्ट। इसमें कोई क्वेश्चन, ये जो हमारे हमने डिस्कशन की इसमें? चलिए ठीक, हमने आज 121 से शुरू करना था। सो इन प्रूविंग मेडिसिन टू ascertain their effects on the healthy body, it must be borne in mind that the strong, heroic substances, as they are termed, are liable even in small doses to produce changes in the health even of robust persons. तो जो मेडिसिन हैं जिनके इफेक्ट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि हीरोइक मेडिसिन हैं, नार्कोटिक मेडिसिन हैं, नार्कोटिक सब्सटेंसेस हैं, तो अगर वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग को बड़े छोटे छोटे डोजेस में भी दिए जाएंगे तो इवन इन रोबस्ट पर्सन दे विल प्रोड्यूस चेंजेस इन द हेल्थ, क्योंकि उनमें स्ट्रॉन्ग पावर है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ द मेडिसिनल सब्सटेंसेस। दोज ऑफ माइल्डर पावर, जिनमें थोड़ी माइल्ड है पावर, ऐसे कोई सब्सटेंसेस हैं, कोई प्लांट रेमेडीज हैं, कोई मिनरल्स हैं, मस्ट बी गिवन फॉर दीज एक्सपेरिमेंट्स इन मोर कंसिडरेबल क्वांटिटीज। तो जिनमें जो पावर है वो थोड़ी माइल्ड है, थोड़ी कम है, उनको हमें ज्यादा क्वांटिटी में देना पड़ता है। इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द एक्शन ऑफ द वेरी वीकेस्ट, और जो सबसे वीक है पावर में, अगर हमें उनका एक्शन देखना है, उनके एक्शन को ऑब्जर्व करना है, तो द सब्जेक्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट शुड बी पर्सन्स फ्री फ्रॉम डिजीज। तो जो सब्जेक्ट चूज करने हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, पहले तो फ्री फ्रॉम डिजीज होने चाहिए, तो सभी में ही है कि हेल्दी होने चाहिए, एंड हु आर डेलिकेट, इरिटेबल एंड सेंसिटिव, जो कि डेलिकेट हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, सेंसिटिव हैं, और उनमें एक फिजिकल इरिटेशन है, ताकि जो वीक पावर वाली मेडिसिन हैं वो अपना एक्शन दिखा सकें। क्योंकि जितनी पावर वीक होती जाएगी उसको उतनी ही सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होगी अपनी पावर्स को दिखाने के लिए। अगर पावर वीक है किसी मेडिसिन की प्रूविंग के टाइम पे, तो एक हेल्दी रोबस्ट इंसान में, जिसमें वाइटैलिटी बहुत स्ट्रांग है, जिसमें वाइटैलिटी इतनी स्ट्रांग है कि जो मेडिसिन की वीक पावर है वो उसको हिला नहीं सकती इतनी छोटी डोज में, तो वहां पे वो अपनी चेंजेस नहीं दिखा पाएगी। सो आपके जो प्रूवर होने चाहिए, आगे भी इसके बारे में बात आएगी, वो अलग अलग तरह के होने चाहिए। उनमें रॉबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी होनी चाहिए, उनमें सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूशन भी होनी चाहिए, उनमें इडियोसिंक्रेटिक पीपल भी होने चाहिए, क्योंकि जो सिम्टम्स हैं, एक्सपेरिमेंट है, वो इन सबके ऊपर होगा अलग अलग कंडीशंस में, तो ही उसकी जो प्योरिटी है वो निकल के आएगी। अब इसी के साथ एक और बात आ जाती है, बात आ जाती है लॉजिक की। लॉजिक की मतलब, लॉजिक एक ऐसी चीज है जो हर इंसान यूज करता है, हर इंसान। हमने आपने पढ़ा भी होगा इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक के बारे में। ये एक प्योर फॉर्म्स ऑफ लॉजिक आ जाती हैं, बट देन देयर इज अ फॉर्म ऑफ लॉजिक विच वी यूज एवरी डे, हम हर रोज यूज करते हैं। दिस इज बेसिकली लर्नड लॉजिक। लर्नड लॉजिक, आपने जो चीजें सीखी उनका वास्ता देके हम लॉजिक यूज करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने सीखा कि आप रोज जाते हो, घर से कहीं जाते हो, क्लिनिक पे जाते हो, कॉलेज जाते हो, कॉलेज से घर को आते हो, रास्ता है, रोड है जिसके ऊपर आप हमेशा जाते हो।
कभी आपको कोई बोले जी ये वाला रास्ते से चलते हैं, और नहीं नहीं ये ज्यादा सही है रास्ता। क्यों सही है? क्यों कि शॉर्टकट है, या यहाँ से रश कम होता है, यहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिलता। एक हमने एक सेट लर्नड पैटर्न सीखा हुआ है, हम उसी को लॉजिक में यूज कर देते हैं किसी को एक्सप्लेन करने के लिए। लॉजिक हम हर टाइम यूज करते हैं। आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप किसी को जज कर रहे हो, आप किसी के साथ बहस कर रहे हो, बहस में भी आप लॉजिक यूज कर रहे हो। जो सामने वाला बहस कर रहा है वो भी अपना लॉजिक यूज कर रहा है, उसके हिसाब से उसका लॉजिक ठीक है, आपके हिसाब से आपका लॉजिक ठीक है। लेकिन दोनों के लॉजिक को ठीक नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो लर्नड लॉजिक हैं, वो सुनी सुनाई बातें हैं। कल मेरी क्लिनिक पे किसी के साथ बात बैठे थे स्टूडेंट्स, तो बात चल रही थी, तो मैंने कोई टॉपिक निकल आया, तो मैंने उनको पूछा कि भी भूत होते हैं, भूत घोस्ट होते हैं? तो एक स्टूडेंट है वो बोले कि हाँ जी होते हैं। मैंने कहा कैसे पता? वो बोले कि सुना हुआ है होते हैं। दिस इज लर्नड लॉजिक, सुना हुआ है, लोग कहते हैं, देखा नहीं हमने, एक्सपीरियंस नहीं की चीज, हमने उसको जाना नहीं है अपने से। लेकिन हाँ ऐसी बातें सुनी हुई हैं और वो हमने सीख ली, फिक्स कर ली, और उसी के ऊपर उसी को लॉजिक बना लेते हैं। उस लॉजिक के ऊपर हम जज करते रहते हैं कि ये बंदा सही बोल रहा है और ये बंदा गलत बोल रहा है, लर्नड लॉजिक के ऊपर। हमें नहीं पता, लेकिन हम घर पे बैठ के सारी दुनिया को जज करते रहते हैं। भी रशिया ठीक कर रहा है, यूक्रेन गलत कर रहा है, यूक्रेन ठीक है, रशिया गलत है। हमने नहीं पता कौन सही है कौन गलत है। खबरें आती हैं, वो हमारे लर्नड लॉजिक का एक पार्ट बन जाती हैं। प्रोपेगेंडा होता है, वो हमारे लर्नड लॉजिक का पार्ट बन जाता है, और हम उसी के हिसाब से बिना एक्सपीरियंस के बातें बोलते जाते हैं, स्टेप्स लेते जाते हैं, चीजों को याद करते जाते हैं। आज एक पेशेंट आए ऐसे ही, उनका किसी के साथ झगड़ा हुआ, झगड़ा भी बहुत ज्यादा हो गया, बातचीत बंद है। अब बात आ गई कि जी मैं बड़ा हूं और वो छोटा है, तो माफी कौन मांगे? बड़े को माफी मांगनी चाहिए कि छोटे को? अब इस बात के ऊपर बात फंस गई। बड़े का लर्नड लॉजिक है जी, बड़ा, मैं बड़ा हूं, जो मैं बोल रहा हूं वो सही है क्योंकि मैं बड़ा हूं। छोटा बोलता है कि बड़े हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी वो सही ही होंगे, गलत भी तो हो सकते हैं। हर बार छोटे ही क्यों माफी मांगे? मैं जब गलत ही नहीं तो मैं क्यों माफी मांगे? अब ये उसका लर्नड लॉजिक बोल रहा है। अब एज अ थर्ड पर्सन आपको डिसाइड करना हो कि दोनों में से कौन सही है, तो आप भी उसी को सही बोलोगे जो आपका लर्नड लॉजिक है। हम लॉजिक को ऐसे ही यूज करते हैं, लॉजिक को ऐसे ही यूज किया जाता है। इसीलिए वो जो भी बात होती है किसी को लॉजिकल लगती है, किसी को इलॉजिकल लगती है। लॉजिकल उसको लगती है जिसके लर्नड लॉजिक के अकॉर्डिंगली बात बोली गई हो, जिसके लर्नड लॉजिक के अकॉर्डिंग बात नहीं बोली गई उसको इलॉजिकल लगती है। बात दोनों की ही इलॉजिकल है क्योंकि दिस इज नॉट ट्रुथ टू एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में इसकी ट्रुथफुलनेस नहीं मिलती। तो जब आप पेशेंट देख रहे हैं, जब आप प्रूविंग्स कर रहे हैं या प्रूविंग्स को पढ़ रहे हैं, करनी तो फिर चलो आगे की बात है, पढ़ रहे हैं हम उनको, there is a logical sequence on these experiences which is written। जब आप प्रूविंग्स को पढ़ते हैं उसके बाद फिर मटीरिया मेडिका को पढ़ते हैं, उनमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है, लॉजिकल सीक्वेंस दिया हुआ है हर चीज का, कैसे कैसे कौन कौन सी चीज होती है, कैसी सिचुएशंस थी और कैसा इंसान निकल के आया, उसको क्या क्या बीमारियां हुई।
एक लॉजिकल सीक्वेंस है इसके पीछे, इन एक्सपीरियंसेस के पीछे। उस लॉजिकल सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करना है साथ में, ये बहुत जरूरी है। कल मैं बात कर रहा था, हमें पता होना चाहिए जब हम लाइकोपोडियम पढ़ते हैं, जब हम आर्सेनिक पढ़ते हैं, जब हम नक्सोमिका पढ़ते हैं, कि लाइकोपोडियम की पर्सनैलिटी कैसे होगी जब पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, और वही लाइकोपोडियम कैसा होगा अगर उसके पेरेंट्स थोड़े नरम हैं, थोड़े पैम्पर करने वाले हैं। ब्राइनिया, चलो हमें पता है एवेराइस है, लेकिन वो ब्राइनिया के पास अगर पैसा बहुत हो तो ब्राइनिया कैसा होगा, विरेट्रम के पास पैसा कम हो तो विरेट्रम कैसा होगा। हर ऑक्यूपेशन है। अभी कल कोई पेशेंट आए, कल परसों की बात, कल है शायद, उनका करियाना स्टोर है, बोलते जी करियाना, मैं तो दुकान से भी नहीं उठता, भूख बहुत लगती है। भूख के बारे में बात चली कि भूख बहुत लगती है, लेकिन खाना खाने जाऊंगा तो पीछे से ग्राहक चले जाएंगे, क्योंकि जो ग्राहक चीनी लेने को निकला वो तो लेके जाएगा वापस, मैं नहीं होऊंगा तो किसी और दुकान पे जाएगा, तो मेरा ग्राहक खराब होता है, मैं तो खाना खाने के भी नहीं उठता। अब क्या ये मनी माइंडेडनेस है, ये एवेराइज है? नहीं। अगर आप अच्छे से जानते हो, यू आर अ गुड स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, सोसाइटी को समझने में आपकी टेंडेंसी है, आपकी रुचि है, आपका ध्यान है, तो आपको मिलेगा कि किराना जो चलाते हैं, किराने की दुकान ज्यादातर ऐसे ही हैं सब, 99% पीपल ऐसे ही हैं, एक कॉमन है, ये चीज कॉमन है बड़ी। और किराने की दुकान अच्छी चलती भी तब है जब वहां पे वो हमेशा खुली रहे, वहां पे सामान हो, और बात आ गई पैसे की, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना, वो भी टेंडेंसी होती है। क्यों? प्रॉफिट ही बड़ा कम है। कोई इंसान है, उसने 36 रुपए की चीज खरीदी, 40 की बेच दी, 4 रुपए का फायदा हुआ एक चीज के ऊपर। वो 100 वैसी चीजें बेचेगा तो जाके उसको 400 का फायदा होगा, तो प्रॉफिट ही बड़ा कम है। तो उनकी एक जनरल टेंडेंसी बन जाती है पैसा बचाने की। ऐसे ही हर ऑक्यूपेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हर ऑक्यूपेशन में कॉमन चीजें क्या होंगी, ताकि हम उनमें कंफ्यूज ना हो। इसीलिए एफोरिज्म 5 में डॉक्टर हनीमैन ने लिखा है कि यू शुड आस्क अबाउट द ऑक्यूपेशन ऑफ द पेशेंट, क्योंकि ऑक्यूपेशन से आपको बहुत चीजें पता लग जाएंगी, विच आर कॉमन टू द पेशेंट, विच आर अनकॉमन टू द पेशेंट। ठीक है, चलिए। So in these experiments, on which depends the exactitude of the whole medical art and the weal of all future generations of mankind, no other medicines should be employed except such as are perfectly well known and of whose purity, genuineness and energy we are thoroughly assured. बोल रहे इन एक्सपेरिमेंट्स में, जिसके ऊपर, इन एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बोल रहे कि हमारी एग्जैक्टिट्यूड मतलब हमारी प्रिसीजन डिपेंड करती है पूरे मेडिकल आर्ट की, इन एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। जो मेडिकल आर्ट है वो कितना प्रिसाइज होगा, दवाई कितनी प्रिसाइज होगी, उसकी नॉलेज, वो इन एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, और वो उस प्रिसीजन के ऊपर डिपेंड करती है फ्यूचर जनरेशन ऑफ मैनकाइंड, जिन्होंने ठीक करना है। इसीलिए आज की डेट में भी बड़े प्रूवर आ गए, नई नई दवाइयां प्रूव हो रही हैं, रोज के रोज, रोज के रोज, रोज के रोज। बट व्हाट अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ दोज प्रिस्क्राइबर, दोज एक्सपेरिमेंटर्स, उनकी जेन्युइननेस के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? क्या वो इतनी मेहनत करते हैं, इतने साल, इतने प्रूवर्स के ऊपर, एंड देन दे कम टू द पॉइंट? क्योंकि ये जो प्रूविंग्स है, ये जो मटीरिया मेडिका है, इसकी जेन्युइननेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर हेरिंग ने प्रूविंग्स की हैं, डॉक्टर हैनेमन सर ने प्रूविंग्स की हैं, उनकी जेन्युइननेस जो थी, उनकी जो कमिटमेंट थी, उसके ऊपर आज हमारी प्रिस्क्रिप्शन डिपेंड कर रही है। नो अदर मेडिसिन शुड बी एम्प्लॉयड एक्सेप्ट सच एज आर परफेक्टली वेल नोन, और ऐसी दवाइयां
ही एम्प्लॉय कर सकते हैं हम एक्सपेरिमेंट के बाद, जिनको हम अच्छे से जान गए हैं, एंड ऑफ हुज प्योरिटी, उसकी जो प्योर ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटेशन है, जेन्युइननेस है, और उनकी एनर्जी के बारे में हम सब कुछ जान गए हैं, फिर हम उसको यूज करेंगे टू क्योर द सिक। तो इसलिए ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है और इनकी प्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। Each of these medicines must be taken in a perfectly simple unadulterated form। एक सिंपल अनएडल्ट्रेटेड फॉर्म में इनको यूज करना चाहिए। अब देखो, प्रूविंग के टाइम पे तो हमने बोला कि भी एक मेडिसिन चाहिए जी, जब हमने टेस्ट करना है, प्रूव करनी है मेडिसिन, उसके इफेक्ट देखने हैं, अनएडल्ट्रेटेड होनी चाहिए। और पेशेंट को देने के टाइम पे कॉम्बिनेशन देने शुरू कर दिए, एक एडल्ट्रेटेड फॉर्म है दवाइयों की। हमें तो जो इफेक्ट पता है वो तो सिंपल प्योर फॉर्म के पता है, अनएडल्ट्रेटेड फॉर्म के, और बाद में हम एडल्ट्रेट कर करके दे रहे हैं। The ingenious plants in the form of freshly expressed juice mixed with a little alcohol to prevent it from spoiling। जो प्लांट से आती है, मेडिसिन बनती हैं या प्लांट्स हम यूज करते हैं इस चीज के लिए, उनका फ्रेश जो जूस निकाला, बोल रहे उसमें थोड़ी सी जो क्लिनिकल अल्कोहल है उसको यूज किया जाए ताकि वो स्पॉइल ना हो। जो एक्सोटिक वेजिटेबल सब्सटेंसेस हैं, however in the form of powder or tincture prepared with alcohol, उनको पाउडर या टिंचर की फॉर्म में अल्कोहल में प्रिपेयर करें, ठीक है ना, व्हेन दे वर इन फ्रेश स्टेट, जब वो फ्रेश थे, एंड आफ्टरवर्ड्स मिंगल्ड विद सर्टेन प्रोपोर्शंस ऑफ वाटर, और फिर थोड़ा थोड़ा उसमें पानी डाल के उसको एक्सपेरिमेंटर को या प्रूवर को दिया जाए। सॉल्ट्स एंड गम से जो बनती है हमारी कोई, थैंक यू, कोई जैसे सॉल्ट से कोई मिनरल्स हैं, कोई रेजिन्स हैं, गम्स हैं, इनसे जो दवाइयां बनती हैं उनको पानी में डिसॉल्व किया जाए लेने से पहले। और अगर प्लांट ड्राई स्टेट में मिलता है हमें, इफ द प्लांट कैन ओनली बी प्रोक्योर्ड इन इट्स ड्राई स्टेट एंड इफ इट्स पावर्स आर नेचुरली वीक, ठीक है, उसकी जो पावर्स हैं वो वीक हैं, तो बोल रहे हैं कि ऐसे केस में, इन दैट केस देयर मे बी यूज्ड फॉर द एक्सपेरिमेंट एंड इन्फ्यूजन ऑफ इट made by cutting the herb into small pieces and pouring boiled water on it। तो उसको छोटे छोटे पीस में कट करके उसके ऊपर बॉइल्ड वाटर डाल के उसको लिया जाए, so as to extract its medicinal parts। Immediately after its preparation it must be swallowed whilst still warm। ऐसे को वो गरम गरम है उसको ले लिया जाए। As all expressed vegetable juices and all aqueous infusions of herbs without the addition of spirit pass rapidly into fermentation and decomposition, whereby all their medicinal properties are lost। जो लोग भी प्रूविंग करने के इच्छुक हैं उनको ये चीजें पता होनी चाहिए। हमने पहले ही बात की, एवरी होम्योपैथ शुड वंस इन हिज लाइफ प्रूव रेमेडीज। क्यों? बिकॉज प्रूव रेमेडीज फ्रॉम ओरिजिनल सोर्सेज। क्यों? ताकि उसको एक एक्सपीरियंस हो किस चीज का, वो जो छोटी छोटी गोलियां हैं उनकी मेडिसिनल पावर्स का। मुझे खुद को एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं आपको क्या बताऊंगा उसके बारे में जब मेरे को अपने आप को नहीं एक्सपीरियंस। फिर वही सुनी सुनाई बातें हो जाएंगी, वो तो पढ़ी पढ़ाई बातें हो जाएंगी, जब तक मुझे खुद को एक्सपीरियंस नहीं है कि जो मेरी आर्सेनिक की 3-4 छोटी छोटी गोलियां हैं ये क्या कर सकती हैं, ये किन किन चीजों को, सिम्टम्स को प्रोड्यूस कर सकती हैं और किन किन सिम्टम्स को ठीक कर सकती हैं। So for the sake of experience, every homeopath once in his life should prove certain amount of medicines। करनी चाहिए वो, उनका पता लगे हमें, हो सकता है कोई नया सिम्टम भी हम निकाल लें। वैसे तो दीज प्रूविंग जो कॉमन पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज है इनकी प्रूविंग इतनी हुई है कि शायद ही अभी कुछ बचा हो, लेकिन क्या पता, कहा भी कुछ नहीं जा सकता।
So for these experiments, every medicinal substance must be employed quite alone and perfectly pure. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हर मेडिसिनल सब्सटेंस को एक एक करके एक्सपेरिमेंटेशन होनी चाहिए बड़े प्योर फॉर्म के साथ, विदाउट द एडमिक्सचर ऑफ एनी फॉरेन सब्सटेंस, कोई और चीज बीच में मिक्स नहीं होनी चाहिए, एंड विदाउट टेकिंग एनीथिंग एल्स ऑफ अ मेडिसिनल नेचर द सेम डे नॉर येट ऑन द सब्सिक्वेंट डेज। और साथ में ये भी ध्यान रखना है प्रूवर को कि वो कोई मेडिसिनल सब्सटेंस ना ले उस दिन कोई और, ना ही अगले कुछ दिनों में वो ले, नॉट ड्यूरिंग ऑल द टाइम वी विश टू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन। जब तक हम मेडिसिन के इफेक्ट्स देखना चाहते हैं तब तक वो कोई भी ऐसी चीज ना ले जिसमें कोई ना कोई मेडिसिनल क्वालिटी है। ड्यूरिंग ऑल द टाइम द एक्सपेरिमेंट लास्ट द डाइट मस्ट बी स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड। डाइट को भी रेगुलेट करना है ताकि कोई डाइट में ऐसी मेडिसिनल चीज ना ली गई हो जिसके सिम्टम निकल के आ जाएं और हमें लगे कि ये मेडिसिन के सिम्टम्स हैं जो हम प्रूव कर रहे हैं। इट शुड बी एज मच एज पॉसिबल डेस्टिट्यूट ऑफ स्पाइसेस, स्पाइसेस नहीं होने चाहिए। इट शुड बी ऑफ प्योरली न्यूट्रिशन एंड सिंपल कैरेक्टर, green vegetable, roots and all salads and herb soups which even when most carefully prepared possess some disturbing medicinal qualities should be avoided। ऐसी सब्जियां, ऐसे सैलड या रूट्स या हर्ब्स या सूप्स जिनमें कोई ना कोई मेडिसिनल क्वालिटी होने के चांसेस भी हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए। द ड्रिंक्स आर टू बी द दोज यूजुअली पार्टेकन ऑफ, ऐसे ड्रिंक्स जो कि स्टिमुलेटिंग हो सकते हैं, मेडिसिनल क्वालिटीज हो सकती हैं, कोई अल्कोहल हो गई, कोई कॉफी हो गई, टी हो गई, इनको अवॉइड करना चाहिए, एज लिटिल स्टिमुलेटिंग एज पॉसिबल। हाँ, फुटनोट में वही लिख रहे हैं डॉक्टर हैनमन कि यंग ग्रीन पीस, जो ग्रीन मटर है हमारे, या ग्रीन फ्रेंच बीन्स एंड ऑल केसेस कैरेट्स आर अलाउएबल, या गाजर है बोले कि ये अलाउड है एज द लीस्ट मेडिसिनल वेजिटेबल्स। And second footnote, the subject of experiment must either be not in habit of taking pure wine, brandy, coffee or tea, or he must have totally abstained for a considerable time previously from the use of these injurious beverages, some of which are stimulating, others medicinal। बोल रहे जो सब्जेक्ट है, जो एक्सपेरिमेंट प्रूवर है, अगर वो वाइन, ब्रांडी, कॉफी या टी ले रहा है तो उसको काफी देर पहले से बंद कर देनी चाहिए प्रूविंग के, और अगर नहीं ले रहा तो उसको बीच में लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि इनमें से कुछ चीजें स्टिमुलेटिंग है और कुछ में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। अगेन दे कैन बेसिकली गिव अस अ फॉल्स इमेज ऑफ द प्रूविंग्स। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी। इवन जब हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं उनको ये बातें बतानी है कि चलो एक हम जनरल डाइट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं करते, लेकिन साथ में ये भी बताना है कि अगर खाने पीने में आपको कोई चीज तंग करती है तो उसको कुछ समय के लिए अवॉइड किया जाए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार वही जो चीजें हैं वो ऑब्स्टेकल बन जाती हैं डिजीज के लिए, क्योर के लिए, सॉरी। फॉर एग्जाम्पल कोई बोलता है मेरे को राजमा खा के ना पेट में दर्द होना शुरू होता है, तो तू कुछ देर के लिए राजमा को अवॉइड कर, या थोड़ी क्वांटिटी में खा, कुछ देर के बाद खाना, जरूर खाना, लेकिन अभी के लिए तो अवॉइड कर। तो जब भी कोई आके पेशेंट पूछता है कि डॉक्टर साहब डूज एंड डोंट्स, तो उनको एक सिंपल हमने बोलना है कि आप एज अ सब्जेक्ट आपने देखना है, लोगों की बातें नहीं सुननी। किसी को कुछ नहीं पता आपके शरीर के बारे में, आपके शरीर के बारे में सबसे बेस्ट आपको पता है कि आपको क्या चीज सूट करती है क्या नहीं। कोई डायबिटीज का पेशेंट हो, उसको शुगर बंद करवा दी, तो बोलता है डॉक्टर मन बड़ा करता है मीठा खाने को, फिर मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ क्योंकि नहीं खाऊं फिर अंदर ना कुछ होता रहता है मेरे। तो अगर उसका मन कर रहा है इसका मतलब उसकी बॉडी डिमांड कर रही है उस चीज की, तो ले लिया कर थोड़ा, कोई बात नहीं, इससे कुछ नहीं होती तेरी शुगर बढ़ती, उल्टा बंद करेगा तो शुगर बढ़ेगी। जो एक थिंकिंग प्रोसेस बन गया है मेडिकल फील्ड का, चलो मैं ये नहीं बोलता कि वो हम गलत सही में नहीं, लेकिन उन्होंने जो सीखा
और फिर वो जो आगे पेशेंट्स को सिखा रहे हैं। आज एक पेशेंट आए, वो थायरोनॉम लेते हैं, एक मिनट होल्ड कीजिए। विद्या, विद्या, चलो। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा, क्या बात क्या कर रहे थे अभी हम? आज का सर कोई पेशेंट था जो थायरोनॉर्म लिया था। हाँ हाँ सर, ठीक। सो आज एक पेशेंट आए, वो थायरोनॉर्म ले रहे हैं 175 mg। उनका TSH आया 0.7, T3 भी कम है थोड़ा सा, हल्का सा, ज्यादा। T4 इज गुड। तो ही वाज टेकिंग बेसिकली थायरोनॉम 175, हमने रिड्यूस करके 150 की। तो आज वो डॉक्टर को अपने जो दिखाने गए, उसने बोला कि आप मत करो ऐसे, आप इसको थायरोनॉम को बढ़ा दो। बोले क्यों? वो बोला कि जी आपका T3 कम हो रहा है ना, इसलिए तो आप उसको बढ़ा दो। अब ये जो चीज है, ये सही है कि गलत है? बताइए। हमने थायराइड के बारे में पहले भी बात की हुई है एक बार, ये सब प्रोसेस के बारे में हमने बात की हुई है। तो ये चीज सही है कि गलत है? जो भी उन्होंने एडवाइस किया डॉक्टर ने, ठीक है, हम डॉक्टर के बारे में नहीं कुछ भी बोल रहे, लेकिन उन्होंने अपने नॉलेज के हिसाब से एडवाइस किया। लेकिन जो हमने अभी तक पढ़ा है, सीखा है फिजियोलॉजी में, ठीक है ना, ऑर्गेनॉन में, ये चीज सही है कि गलत है? जो भी एडवाइस है। हाँ जी, हेलो बताइए। हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। सर। तो थायराइड का लेवल क्या है? T3 मैंने बताया ना, हल्का सा लो है। TSH जो है वो 0.7 है। जनरली 5 और 6 तक होता है नॉर्मल, जो होता है पॉइंट 0.3 से लेके 0.56 तक ऐसे कंसिडर किया जाता है कि नॉर्मल है। तो उनके केस में इट इज 0.7। हम्म तो उनको वो लेनी चाहिए TSH बढ़ा के कि नहीं? सर नहीं लेनी चाहिए, 150 mg से वेट करना चाहिए। क्यों? डॉक्टर बोल रहे हैं कि क्योंकि सर T3 अगर आपका लो है। T3 पे सर TSH भी तो थोड़ा सर फोकस्ड करेंगे कि कहीं और लो ना हो जाए। उससे तो सर पिट्यूटरी ग्लैंड ओरिजिनेट कर रही है, उससे तो और थायराइड पे फिर इनकंट्रोल हो जाएगा, फिर और T3 डिस्टर्ब होगा।
थोड़ा सा चलिए। पिट्यूटरी को भी तो वर्क करने देंगे कुछ। हाँ ठीक है, चलो इनका ये कहना है। और कुछ, और कोई? बाकियों की राय क्या कहती है? जो भी हमारे हैं प्रैक्टिसिंग फिजिशियंस हैं हमारे यहाँ पे, तो वो भी थायराइड के केसेस देखते हैं। हाँ जी अमित, क्या करना चाहिए? अमित है हम? हाँ जी सर। हाँ जी, की करना चाहिए था? सर जो मतलब पेशेंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੈਡੀसिन जो है नहीं लेनी चाहिए। मतलब अगर जो TSH बेसिकली अगर जो बढ़ रहा है तो नेचुरल प्रोसेस है कि उधर घट रहा है, वो बैलेंस हो रही है, ग्लैंड जो है ऑटोमेटिकली उसको बैलेंस कर रही है। उसमें हम मतलब हाँ जी, अगर थायरॉक्सिन 175 वो कर लेंगे तो क्या होगा उसके बाद? व्हाट विल हैपन? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? थायरॉक्सिन चलो उन्होंने कर दी 175, फिर क्या होगा? TSH का वैल्यू ये- कम हो जाएगा। TSH डिक्रीज हो जाएगा। TSH लेवल, हाँ जी विभू। सर TSH लेवल TSH क्या है डाउन सर, वो रिड्यूस होती चली जाएगी। और फिर क्या होगा अगर वो रिड्यूस हो जाएगी टीएसएच तो? सर T3 T4 का बैलेंस बिगड़ जाएगा, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ही थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है। आप थायराइड स्टिमुलेटिंग आप T3 ज्यादा देते हो, ठीक है ना? थायरॉक्सिन ज्यादा दी, थायरोनॉम 175 कर दी, थायरॉक्सिन का स्लाइटली लेवल बढ़ गया, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से पिट्यूटरी को जाता है कि जी थायरॉक्सिन तो बहुत है, तो आप टीएसएच मत करो स्क्रीट, टीएसएच और कम हो जाएगा, टीएसएच कम होगा तो थायराइड और भी कम स्टिमुलेट होगा, थायराइड और भी कम स्टिमुलेट होगा तो थायरॉक्सिन और भी कम रिलीज होगा। नेक्स्ट टाइम T3 T4 की वैल्यू और कम हो जाएंगी। ये सिंपल फिजियोलॉजिकल कैलकुलेशन जो है, हमने ये तो सीख लिया कि थायरॉक्सिन कम हुई है तो ये थायरॉक्सिन बढ़ा दो दवाई के साथ, बाहर से दे दो थायरॉक्सिन कम होने, लेकिन वो थायरॉक्सिन देने के बाद क्या होगा? और जो देखने में मिलता है हमें एक्सपीरियंस में कि होता क्या है, टीएसएच कम होने के बाद जितने भी फंक्शंस पर्टेनिंग टू थायराइड हैं वो सब वीक हो जाते हैं, स्ट्रांग नहीं होते, क्योंकि थायराइड स्टिमुलेट ही नहीं हो रहा पीछे से। थायराइड के ऊपर ही हमारी पैराथायराइड की फंक्शनिंग भी डिपेंड करती है, वो भी बड़ी क्लोजली रेगुलेट होते हैं इसके साथ ही। इसी के साथ हमारे एड्रीनल्स कनेक्टेड हैं। तो अगर आपकी फिजियोलॉजी, एक स्टडी ऑफ बॉडी जो है, स्टडी ऑफ प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी स्ट्रांग है, तो ही आप इन कैलकुलेशंस के ऊपर, इन नतीजों के ऊपर पहुंच सकते हो। नहीं तो फिर वो बात वही आ जाती कि लर्न है, किताब में किसी ने लिख दिया वैसे ही चला रहा है कि ये आपको T3 लेवल्स कम मिले तो दे दो थायरॉक्सिन, टीएसएच बढ़ा हुआ मिले तो भी दे दो थायरॉक्सिन, कोई बात बनी दोनों में? कोई है लॉजिक इनका? और जब हम पेशेंट को देखते हैं, जैसे जैसे वो थायराइड, उनकी कंडीशन में सुधार नहीं आता, उल्टा फंक्शंस कम होते जाते हैं, फंक्शंस वीक होते जाते हैं बॉडी के। हमारे जितने भी कॉर्टिसोल डिपेंडेंट फंक्शन है वो वीक होते जाते हैं। The person who is proving the medicine must during the whole time of the experiment avoid all overexertion of mind and body। जितनी देर वो पेशेंट प्रूव कर रहा है मेडिसिन को, उस एक्सपेरिमेंट में है, उतनी देर उसको ओवर एक्सर्शन को अवॉइड करना है।
माइंड की ओवर एक्सर्शन, बॉडी की ओवर एक्सर्शन, ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिसिपेशन, कोई पैशंस हैं, एनी चीज विच एक्साइट्स द पेशेंट, उन सब चीजों को हमें अवॉइड करना है। ही शुड हैव नो अर्जेंट बिजनेस टू डिस्ट्रैक्ट हिज अटेंशन, कोई ज्यादा जरूरी काम नहीं रखने उस टाइम पे जिससे अटेंशन डिस्ट्रैक्ट हो। He must devote himself to careful observation and not be disturbed while so engaged. Carefully self observe करना है, devotedly, पूरे ध्यान के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, और ऐसे करते हुए उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए। His body must be in what is for him a good state of health. उसके हिसाब से जो भी good state of health है उसका शरीर उस स्टेट में होना चाहिए। And he must possess a sufficient amount of intelligence. उसमें sufficient amount of intelligence भी होनी चाहिए ताकि वो एक्सप्रेस कर सके, बयान कर सके भी हो क्या रहा है मुझे। To be able to express and describe his sensations in accurate terms. एक पेशेंट आए, बोल रहे जी पैर में खुजली होती है। अच्छा जी, कैसी, क्या महसूस होता है, उनको पूछा गया। खुजली होती है जैसे ना, हाँ का खुजलाते हो? नहीं खुजलाते तो नहीं जी, वो ना एक्चुअली ऐसे लगता है, बोल रहे कि जैसे मक्खी बैठी हो वहां पे, जैसे मक्खी बैठी होती है कहीं पे, वो जो खुजली महसूस होती है वैसी खुजली होती है। अब ये क्या है, वो खुजली होती है कि नहीं होती? इसको इचिंग में लेंगे हमने कि नहीं लेंगे? हाँ जी बताइए। पेशेंट ने तो बोला कि खुजली होती है। हाँ जी, क्या क्या होती सेंसेशन जब मक्खी बैठती है? मक्खी बैठती है सबके ऊपर, क्या होता है वो सेंसेशन, क्या होती है? खुजली होती है, क्या होता है? फॉर्मिकेशन फीलिंग लेंगे ना सर ये? हाँ जी, फॉर्मिकेशन। फॉर्मिकेशन, चलो वो तो जैसे कीड़ियां चलती हैं, लेकिन चींटियां चल रही हैं, वो फॉर्मिकेशन होगी। मक्खी बैठती है, क्या होता है? इरिटेशन होती है। स्किन वहाँ की कॉन्ट्रैक्ट होती है। हाँ जी, स्किन इरिटेट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है वहाँ की। स्किन इरिटेट होती है। चलो ठीक है, और कुछ? टिकलिंग जैसी होती है। इट इज मोर ऑफ अ टिकलिंग, टिकलिश सेंसेशन होती है, एक अनफेवरेबल टिकलिश सी सेंसेशन होती है। अब उसमें दो बातें हैं, होती तो सेंसेशन टिकलिश है, अनफेवरेबल हो जाती है बिकॉज ऑफ अवर आइडिया ऑफ मक्खी। हमने जो मक्खी के साथ आइडिया एसोसिएट किए हुए हैं, एक गंदी जगह पे बैठती है, ये बाहर कूड़े पे बैठती है, ये एक गंदा फ्लाई है, उसकी वजह से वो जो टिकली सेंसेशन है वो एक अनफेवरेबल बन जाती है। जो छोटा बच्चा जिसके ऊपर मक्खी बैठती है उसके लिए वो अनफेवरेबल नहीं है, वो तो खेलते हैं बच्चे तो मक्खी के साथ, क्योंकि उन्हें अभी पता नहीं है मक्खी कहाँ कहाँ पे बैठ के आई है। So the unfavorable idea is coming from that learning, जो हमने एक learned चीज रखी हुई है दिमाग में, but basically the sensation is of ticklishness, you know, tickle करता है उसके अंदर, itching नहीं है वो, it basically stimulates your nerves, जो हमारी sensory nerves हैं, छोटी छोटी एंडिंग हैं, उनको ऊपर जो गुदगुदी है वो करती है, ठीक है ना? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंट ने तो आके अपने सेंसेशंस को अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से बता देना। अगर हम नहीं पूछते अच्छे से तो हम खुजली पे ही रुक जाते कि पेशेंट को पैर में खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है। बट अ फिजिशियन शुड नो
इन डेप्थ व्हाट इज इचिंग एंड व्हाट इज टिकलिशनेस। वो जो पेशेंट इन्फॉर्म कर रहा है हमें, क्या वो असल में खुजली है कि कोई और सेंसेशन है। पेशेंट बहुत चीजों को खुजली बोल देते हैं जो कि इचिंग नहीं होती, बहुत चीजों को हीट या बर्निंग बोल देते हैं जो कि होती नहीं एक्चुअल में बर्निंग या हीट। सो फिजिशियन has to use his knowledge to get the accurate sensation. Similarly, जो prover है, it should have good amount of intelligence so that he can describe his sensations in accurate terms. अगर अब जो prover है वही बोल दे जी मेरे को खुजली हो रही है पैरों में दवाई के बाद, तो हम खुजली लिख देंगे। अगर वो बोलेगा कि डॉक्टर ऐसे लग रहा है कि जैसे ना पैर पे मक्खी चल रही है, तो हम उस चीज को लेंगे। The medicines must be tested in both males and females in order also to reveal the alteration of the health they produce in the sexual sphere. अलग अलग सेक्सुअल स्फीयर्स में कोई भी मेडिसिन क्या क्या ऑल्ट्रेशन प्रोड्यूस करती है, सीपिया मेल्स में क्या क्या ऑल्ट्रेशन प्रोड्यूस करती है और फीमेल्स में क्या क्या करती है, वो जानने के लिए दोनों ही मेल्स को भी और फीमेल्स को भी हमें मेडिसिन के प्रूविंग में लाना चाहिए। The most recent observations have shown that medicinal substances, when taken in their crude state by the experiment for the purpose of testing their peculiar effects, do not exhibit nearly the full amount of the powers that lie hidden in them, which they do when they are taken for the same object in high dilutions, potentized by proper trituration and succussion. अब यहाँ पे आके पोटेंटाइजेशन की बात शुरू हुई है डॉक्टर हैनेमन ने की। बोला कि मोस्ट रिसेंट ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया है कि जो मेडिसिनल सब्सटेंसेस हैं अगर वो क्रूड फॉर्म में एक्सपेरिमेंटर्स को, प्रूवर्स को दिए जाए पर्पस ऑफ टेस्टिंग के लिए, तो अपनी जो सारे सिम्टम है, अपनी जो सारी पावर है, मेडिसिनल पावर है या हेल्दी स्टेट को ऑल्टर करने की उनकी पावर है, वो फुल अमाउंट में नहीं दिखा पाते, कहीं ना कहीं उनमें छुपी रहती है वो। और वो फुल अमाउंट में तब बाहर आती है जब उनको हम हाई डिल्यूशन में पोटेंटाइज करके वो मेडिसिन देते हैं आफ्टर प्रॉपर टिक्चुरेशन एंड सकशन। डॉक्टर हैनेमन ने कोई चीज जब लिखी उसके ऊपर कई कई एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने पहले क्रूड मेडिसिन के साथ एक्सपेरिमेंट की, देखा भी हाँ इसके साथ सिम्टम आते हैं। फिर उन्होंने कहा भी लेकिन इतने नहीं आए अभी। फिर उन्होंने बोला कि चलो इसको थोड़ा टिचुरेट करके देखते हैं, थोड़ा पोटेंटाइज करके देखते हैं, डिल्यूट करके देखते हैं उससे क्या होता है, थोड़ी और मात्रा कम करके देखते हैं मेडिसिन की। जब वो की गई तो मेडिसिन के सिम्टम्स और बाहर निकल के आ गए। जब उन्होंने और डिल्यूट किया और टिचुरेट किया और सकशन की और सिम्टम्स निकल के आए। तो जो उनकी एक स्टेटमेंट है जो डॉक्टर हैनेमन बताते हैं कि मेडिसिन सब्सटेंसेस के अंदर उनकी जो पावर्स हैं वो हिडन रहती हैं, छुपी हुई रहती है। वो इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद है। छुपी उन्होंने क्यों बोला है, यहाँ पे भी लिखा है पावर्स दैट लाई हिडन इन देम, क्योंकि वो उनकी क्रूड फॉर्म में वो नहीं आती बाहर, वो छुपी हुई है अंदर। बड़े ऐसे सब्सटेंसेस हैं, प्लांट्स हैं, मिनरल्स हैं, अगर नमक है आप रोज ही लेते ही हो क्रूड फॉर्म में, क्या आपको नेट्रम्यूर के रोज सिम्टम आते हैं? इन क्रूड फॉर्म सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिबिट एनी सिम्टम्स ऑफ नेट्रम्यूर जब तक कि उसको डिल्यूट ना किया जाए, टिक्चुरेट ना किया जाए, सकशन ना किया जाए। तो हम कैसे ना बोलें कि, और जब हम करते हैं तो वो सिम्टम भी देता है पेशेंट हेल्दी स्टेट में, और अगर पेशेंट को दी जाए वही नेट्रम्यूर वो ठीक भी करती है। लेकिन अगर हम उसको नमक दे पेशेंट को नेट्रम्यूर के, वो नहीं ठीक करेगा। तो कोई भी लॉजिकल इंसान, कोई भी थोड़ी सी समझ वाला इंसान भी ये बोलेगा कि कहीं ना कहीं ये जो शक्तियां हैं, ये जो पावर है, हिडन है, छुपी हुई है हमारी आंखों से, हमारे एक्सपीरियंस से, जो कि तभी बाहर निकल के आती है जब हम उसको टिक्चुरेट और सकस करते हैं।
अब वो लोग जिन्होंने कभी एक्सपीरियंस की ही नहीं ये चीज, जिन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए ही नहीं, जिन्होंने इस चीज को ऐसे एनालाइज किया ही नहीं, तोला ही नहीं है, उनमें से कोई आके बोलता है कि जी ये पोटेंटाइजेशन करते हैं, वो बड़ा बातें करते हैं कैसे ऐसे करके, इनमें तो है ही कुछ नहीं। क्या एक रीजनेबल इंसान को उनकी बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि नहीं? कोई भी रीजनेबल इंसान उनकी बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं देगा, क्योंकि द पर्सन हु इज कमिंग विद सच थिंग्स डज नॉट हैव द नॉलेज, प्योर नॉलेज और प्रॉपर नॉलेज ये चीज होती कैसे है। वो सिर्फ बहस करने के लिए ही आया है, और बहस करके हम उसको वो चीज देते हैं जो उसको चाहिए, हम उसको वो चीज दे रहे हैं क्योंकि वो वही तो लेने आया, बहस ही तो। जिसने ये चीज एक्सपेरिमेंट की ही नहीं, मैंने भी आपको नेट्रम्यूर के बारे में बताया, आप बैठेंगे 2 मिनट सोचेंगे आपको बात समझ में आ जाएगी। जिन डॉक्टर्स ने नेट्रम्यूर दी है, नेट्रम्यूर से रिजल्ट देखे हैं, उनको भी ये बात समझ में आ जाएगी कि उसी पेशेंट को मैं अगर 2 चुटकी नमक के दे देता हूँ कभी ठीक नहीं होना था, लेकिन क्योंकि उसी नमक को डॉक्टर हनेमन ने डिल्यूट किया, पोटेंटाइज किया, टिचुरेट किया, सकस किया, फिर जाके ये चीज निकल के आई है जो उसको ठीक कर रही है। आपका एक्सपीरियंस आपको बताता है, डॉक्टर हनेमन ने अपने एक्सपीरियंस से चीज लिखी हुई है, जो इंसान बोल रहा है उसका कोई एक्सपीरियंस ही है नहीं। तो that person is just talking to engage you into arguments, and by engaging yourself into arguments you are giving what he needs, जो उसको चाहिए। ठीक है ना? बोलते हैं ना कि जो बेवकूफ होता है ना, पहले समझदार इंसान को अपने लेवल तक लेके आता है, और समझदार इंसान फंस जाता है उसमें। पहले अपने लेवल तक लेके आता है, फिर अपने लेवल के लॉजिक से उसको मारता है। क्या करोगे वहां पे? by which simple operation the powers which in their crude state lay hidden and as it were dormant are developed and roused into activity। वो डॉर्मेंट स्टेट में थे, क्रूड स्टेट में वो डॉर्मेंट थे, छुपे हुए थे, सो रहे थे, हिडन थे, और उनको एक्टिविटी में लाया गया डेवलप करके बाय दिस थिंग। roused into activity to an incredible extent। In this manner, we now find it best to investigate the medicinal powers even of such substances as are deemed weak। तो जो वीक सब्सटेंसेस भी हैं मेडिसिन की तरफ से, उनकी भी हम पावर को बाहर निकाल लाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको सॉल्ट की बात, हम उसकी भी मेडिसिनल पावर्स को बाहर निकाल लाए इस मेथड के साथ। एंड द प्लान वी अडॉप्ट इज टू गिव टू द एक्सपेरिमेंट ऑन एन एम्प्टी स्टमक डेली from 4 to 6 very small globules of the 30th potentized dilution of such a substance moistened with a little water and let him continue this for several days। और बोल रहे हैं कि जब हमने प्रूविंग करनी है तो जो प्लान हम अडॉप्ट करते हैं वो क्या है कि खाली पेट उस प्रूवर को रोज 4 से 6 बहुत छोटे छोटे ग्लोब्यूल दिए जाएं 30th पोटेंटाइज्ड डिल्यूशन में, थोड़ा सा वाटर के साथ मॉइस्ट करके, और कुछ दिनों तक दिए जाएं जब तक वो सिम्टम उसके निकल के बाहर ना आ जाए सब। और जैसे ही वो बाहर आए हम उसको बंद कर दें और देखें, डिफरेंशिएट करें उसके प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शंस क्या क्या हैं बॉडी। जब आप ऑर्गेनन पढ़ते हो इस वे में, आप समझते हो उसको, बाकी कमेंट्री से नहीं, बाकी किताबों से नहीं,
खुद पढ़ के हम समझते हैं उनको, तो हमें समझ में आता है द लॉजिकल सीक्वेंस बिहाइंड इट, और साथ में बाकी की चीजें। आजकल आज ही किसी ने ग्रुप में किसी के बारे में डाला हुआ था, कोई होम्योपैथी के बारे में ऐसे बोल रहा है वैसे बोल रहा है, व्हाटएवर इट इज, कोई बात नहीं। द पीपल टुडे, द प्रॉब्लम इज द पीपल दे वांट अटेंशन, पॉजिटिव और नेगेटिव, दे जस्ट वांट अटेंशन। और उनका एक ही काउंटर है कि अटेंशन मत लो, उनको टेंशन ही मत दो। आप अटेंशन दोगे तो ही उनमें पावर बढ़ेगी। वो जो चीज मांग रहा है वो आप दे रहे हो, गुस्से में दे रहे हो, हमें ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे करके दे रहे हो, वैसे जो मर्जी है। होम्योपैथी के बारे, होम्योपैथी को कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। ऐसे हजारों आए और हजारों गए, डॉक्टर हनेमन के टाइम से शुरू हो गए थे, और तब से होम्योपैथी बढ़ ही रही है, कम नहीं हुई। So don't get bothered by these small things. कुछ नहीं करना, अपने काम पे फोकस करना है। आपके लिए सबसे बड़ी चीज जो मैटर करती है वो है आपके पेशेंट। पेशेंट को आपने ठीक कर दिया, उसने 10 को जाके बताना कि होम्योपैथी से ठीक हुआ हूं, आप भी ले लो। जो बंदा सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के बोल रहा है कि होम्योपैथी काम नहीं करती, जिसके ऊपर काम के उसको पता भी करती है, उसके जैसे 60-100 लोग और मिल भी जाएंगे तो होम्योपैथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपनी ईगो को बीच में नहीं लेके आना, ठीक है ना। होम्योपैथी बहुत बढ़िया चल रही है। आप ये देखिए कि आप उसमें क्या हेल्प कर सकते हो उसकी ग्रोथ में, बाय गिविंग रिजल्ट्स। आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो पेशेंट जिनको आप रोज मिल रहे हो, जिनको आप रोज देख रहे हो, जिनको ठीक करने की आप कमिट करते हो, वो इंपॉर्टेंट है। तो सारा फोकस, सारी एनर्जी उस चीज के ऊपर। ये काम वेले लोगों के हैं, उनको करते रहना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है। ये चीज जो है हम पढ़ रहे हैं, अगर आप सोचो कि हाँ जी हम इसको समझाएं, वो समझने के लिए कर ही नहीं रहा वो बात, आप समझाओगे कैसे? वो तो बहस के लिए कर रहा है, और अगर आप उसको मटेरियल दे देते हो बहस का, वो खुश है। जिसने समझना होता है वो आपको पूछता कि भी कैसे करती काम, आप बताएंगे मुझे, वो आता पूछता आपको ज्ञान लेने के लिए। ठीक है ना। सो द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू फॉर होम्योपैथी एज अ होम्योपैथ is to give results, to cure your patients. आपके पेशेंट आपकी आवाज बनेंगे, ना कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट। और वो पेशेंट ऐसी आवाज बनते कि वो आपके लिए खड़े होकर लड़ेंगे, वो होम्योपैथी के लिए खड़े होकर लड़ेंगे। आपको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की क्लास करते हैं यहीं पे खत्म। बाकी हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, फिर से एक केस करेंगे अगली बार वैसे ही, और बाद में और करेंगे। कोई क्वेश्चन किसी का? आज के उसमें कोई क्वेश्चन? चलिए ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास करते हैं खत्म। कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लीजिएगा। हाँ जी, हाँ बताइए। सर ये पूछना था इसमें कि जो ड्राई लीव्स वाला बताया था आपने कि बॉइलिंग वाटर के साथ लेना है, डायरेक्टली कंज्यूम करना है, वो तो हम क्रूड फॉर्म में ही ले रहे हैं, और इन्होंने बोला है कि हमेशा पोटेंटाइज्ड फॉर्म में लेना है। देखो मैं वही बोल रहा हूँ कि डॉक्टर हनेमन ने बोला कि जो स्ट्रॉन्ग वाले हैं वो क्रूड फॉर्म में भी आपको करेंगे, पोटेंटाइज में भी करेंगे,
तो जब भी प्रूविंग शुरू होती है जनरली इट स्टार्ट्स विद द क्रूड फॉर्म एंड देन स्लोली वी गो टू द पोटेंटाइज्ड। हनीमन सर ने उसमें अपना थॉट प्रोसेस बताया कि ऐसे ऐसे भी मेडिसिन प्रिपेयर की जा सकती है और ऐसे ऐसे भी की जा सकती है। लेटर ऑन जब भी प्रूविंग्स हुई, आप अगर पढ़ोगे होमे इसमें मटीरिया मेडिका प्योरा में क्रोनिक डिजीज में जहां पे भी प्रूविंग्स के बारे में लिखा गया है, तो हनीमन सर ने लास्ट में फिर वही बोला कि द बेस्ट प्रूविंग्स आर डन विद द डिल्यूशंस। जो सबसे बेस्ट प्रूविंग है या बेस्ट वे ऑफ गिविंग द रेमेडी है दैट इज इन डिल्यूशंस इन पोटेंटाइज्ड फॉर्म्स। मैं वही बोल रहा कि हमें जो पीछे स्टेप बाय स्टेप डॉक्टर हनीमन की लाइफ में उन्होंने जो जो चीजें की एक्सपीरियंस में, एक्सपेरिमेंट्स में, वो सब लिखी हुई उन्होंने उन स्टेप्स में। तो हमने जो लास्ट में जाके उसका निचोड़ देखना है कि निचोड़ क्या है। जब लास्ट में वो आएंगे ऑन गिविंग द डोजेज, कि डोजेज हमने किस फॉर्म में देनी, फिर वहां पे बताएंगे कि पोटेंटाइज्ड फॉर्म में ही डोज देनी है आपने, क्रूड फॉर्म में नहीं देनी जी। क्योंकि क्रूड फॉर्म में उसकी जो पावर्स हैं वो एक्सट्रैक्ट होती नहीं, पूरी डेवलप्ड नहीं होती उसकी पावर्स। क्योंकि जब डॉक्टर हैनेमन ने सिनकोना ली, चाइना ली, उन्होंने पहले क्रूड फॉर्म में ली, फिर उन्होंने जब नेक्स्ट टाइम पोटेंटाइज करके ली तो उसके और सिम्टम निकल के आए, फिर पोटेंसी को रेज किया तो और सिम्टम निकल के आए, फिर उन्होंने इस बात को रखा कि भाई इसमें जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो हिडन होती हैं, इसीलिए ऑर्गेनम के एडिशंस में ऐसी चेंजेस आती गई, कुछ एफोरिज्म डिलीट कर दिए गए, कुछ एफोरिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया, रीराइट किया गया, जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हाँ सर, इसमें और एक चीज और कि एफोरिज्म नंबर 266 में इन्होंने लिखा है कि सब्सटेंसेस बिलोंगिंग टू द एनिमल एंड वेजिटेबल किंगडम possess their medicinal qualities most perfectly in their raw state। और इसके फुटनोट में इन्होंने लिखा है कि इसके प्रिपरेशन में जो फर्मेंटेशन से हम प्रिपेयर करते हैं और स्मोकिंग एंड हीट ऑफ एक्शन ऑफ हीट लाइक बॉइलिंग वगैरह से, इससे हमें बचना है, इसलिए हम उसको अल्कोहल में डिप करके काफी दिन तक रखते हैं। तो वही बात को कंफ्यूज कर रही है कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि बॉइलिंग वाटर के लिए मना किया है और इधर ड्राइड लीव्स के लिए नहीं बच्चे, वो एनिमल्स के लिए बॉइलिंग वाटर को मना किया है। जहां पे लीफ ड्राई हो गया, पत्ता सूख गया, रूट सूख गई है, वहां पे उन्होंने बोला कि इसको बॉइलिंग उसमें हमने करना है। ठीक है ना? अच्छा। वेजिटेबल किंगडम तो उन्होंने पहले ही बोला कि फ्रेश ही लेना उसको, वो भी वहीं पे बोला कि जो वेजिटेबल किंगडम है उसमें हमने फ्रेश ही लेना है, लेकिन कोई स्टेम से बनी चीज, कोई फॉर एग्जांपल पॉपी सीड है वो सूख गया, ठीक है, तो उसको रीएनर्जाइज करने के लिए आपको गर्म गर्म पानी डालना उसके ऊपर। लेकिन अगेन, और अब उसके भी आगे है, आपने वो जो एक्सट्रैक्ट ले लिया उसको डिल्यूट करो, उसको टिचुरेट करो, फिर से एक्सट्रैक्ट को, वहीं पे बात नहीं रुक जाती उसकी, यहाँ पे भी उस जगह पे बात नहीं रुकेगी उसकी, बात फिर से वहीं पे आ जाएगी कि आपने उसका जो एक्सट्रैक्ट निकाल लिया उसको फिर से आपने पोटेंटाइज करना है। आगे उसी के बारे में बात आएगी, हाउ टू पोटेंटाइज इट। वो डॉक्टर हनीमन ने बताया भी हुआ है हमारे मटीरिया मेडिका प्योरा में अलग अलग दवाइयों में कि उनकी प्रेपरेशंस करनी कैसे हैं, हर मेडिसिन की प्रेपरेशंस दी हुई है वहां पे कि उनको पहले तो जो उसका क्रूड फॉर्म है वो कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है, उस क्रूड फॉर्म को पोटेंटाइज कैसे करना है। ये जो बॉइलिंग वाटर डाल के हम कर रहे हैं वो तो उसकी क्रूड फॉर्म को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अंदर से, फिर उसको पोटेंटाइज करते हैं। कुछ फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, उनको फ्रेश ही यूज करना होता है, कुछ फ्रूट फ्लावर्स को ड्राइड स्टेट में यूज करना होता है। डॉक्टर हनीमन ने कई फार्माकोपियाज पढ़े, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, देन ही केम टू दीज डिसीजंस। जी ठीक है ना? ठीक, हाँ जी, और कुछ?
सर चाइना आर्ट्स का जो डिलीजन वाला रुब्रिक आपने बताया था वो फिर से बता दीजिए प्लीज। रूब्रिक है delusion cannot endure such utter prostration. ओके सर, थैंक यू। ठीक है बाकी और कोई क्वेश्चन होगा आप फिर मेरे को ग्रुप में यार पर्सनली पूछ लीजिए। ठीक है जी, थैंक यू, गुड नाइट सबको। गुड नाइट।